हेलो एवरीवन। आप सभी का पुनः आईएचआरसीसी फोरम में स्वागत है। मैं हूं जीके पांडे। हम आगे की कड़ी में जो कि मानवाधिकार से संबंधित जो कि मानवाधिकार की 30 आर्टिकल्स जो कि सभी मानवाधिकार कार्यकर्ता को एवं सामान्य नागरिक एवं अन्य जो भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी जॉब में हों, साधारण जीवन जी रहे हों या किसी भी प्रकार के लोग हैं, उनको यह जानकारी जानना जो है ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे वर्क कर रहे हैं। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में इसका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसमें मैंने आर्टिकल 16 तक डिस्कस किया है और ये आर्टिकल 30 है इस यूडीएचआर डिक्लेरेशन में जिसको हम लोग समझेंगे। तो बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद जो कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में वर्णित है। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस चीज़ को जागरूक करने के लिए और तथा इस वीडियो में बताई गई महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, उसको जन-जन तक पहुँचाने में आप हमारी सहयोग करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे संबंधित या किसी भी प्रकार की कानूनी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होता रहे। तो चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा। आज मैं इस चीज़ को कोशिश करूँगा खत्म करने का प्रयास करूँगा। तो आर्टिकल 17 जो है अगला जो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अकेले या किसी के साथ मिलकर संपत्ति बनाने का अधिकार है। यस, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट आल्सो ये ह्यूमन राइट्स। ये सारी चीजें हैं। संपत्ति का अधिकार केवल सांविधिक अधिकार ही नहीं, वो मानवाधिकार भी है। ये बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय के जजमेंट में भी ये बात कही गई है और ये यूडीएचआर यानी मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में भी ये बात है कि आपको अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है। इसे भले ही मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया है, लेकिन ये आपका सांविधिक अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है और ये मानवाधिकार भी है। तो आप या तो एक साथ मिलकर के अपनी पार्टिकुलर जो है संपत्ति बना सकते हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह पे भी आप रख सकते हैं। ये सारी आपको जो है संपत्ति रखने का बिल्कुल अधिकार है और किसी के भी मनमाने तरीके से इस अधिकार से आपको वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि सपोज़ मेरी संपत्ति है, उसका कागज़ात मेरे पास है, कोई आकर के आर्बिट्रेरी ये नहीं कर सकता है, केवल थोथोलॉजी कर के इसको ठेठ भाषा में समझेंगे कि केवल बिना मतलब का, कोई बिना दबंगई कर के हमारे ज़मीन को नहीं ले सकता। अगर ऐसा करता है, तो वहाँ पर आपका अधिकार का भी हनन हो रहा है और आपके कानून का भी उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसे ही जो है, बिना मतलब का कोई भी व्यक्ति हमारा ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। हमें अपनी संपत्ति रखने का हमें पूर्ण अधिकार है। हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 18 की तरफ, जो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की आज़ादी की स्वतंत्रता का अधिकार है। सारे व्यक्ति अपने बातों को किसी भी तरह की जो है सोचने के लिए वो स्वतंत्र हैं। अपने धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए वो स्वतंत्र हैं। उनको वो अपने वो धर्म चाहे वो जिस धर्म पे विश्वास रखना चाहे वो उसमें रख सकते हैं, कोई उनको दबा नहीं सकता। और जो है वो अपने या खुद भी दूसरे के साथ मिलकर भी इसका प्रचार-प्रसार आदि ये जो है अपना वो काम कर सकते हैं। उनको विचार अपने रखने की स्वतंत्रता प्राप्त है और उन्हें अपनी अंतरात्मा की स्वतंत्रता प्राप्त है और उन्हें धर्म की भी आज़ादी है। वो किसी भी धर्म, जाति के हों और वो अपने जिस भी धर्म का प्रचार-प्रसार करना चाहें वो कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई उनका दबाव नहीं देगा, उनको कोई परेशान नहीं कर सकता है। अब अगला जो आर्टिकल है अपना आर्टिकल 19 जिसको हम लोग समझेंगे। आर्टिकल 19 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसा मैंने वो पिछला से मिलता-जुलता ही है। तो विचार और अभिव्यक्ति के आपके मूल अधिकार भी हैं और आपका ये मानवाधिकार भी है कि विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी। इसके अंतर्गत बिना हस्तक्षेप के कोई राय रखना, आप अपनी राय कहीं भी रख सकते हैं। अपनी सीमाओं में जो है किसी प्रकार का जो है प्रवाह ना करके किसी भी सूचना और धारणा का अन्वेषण, किसी भी चीज़ का खोज करना, आप किसी भी चीज़ की जानकारी ग्रहण करना और ऐसी तमाम चीज़ें जो है आप वो कर सकते हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं, आपको कोई भी बिना मतलब का परेशान नहीं करेगा। अगला जो अनुच्छेद 20 है, जो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा और अपने एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। आप शांतिपूर्ण असेंबल कहीं भी हो सकते हैं। आप अगर कोई बात रखना चाहते हैं, समाज के बीच जागरूकता करना चाहते हैं, आप मीटिंग करना चाहते हैं, आप संगोष्ठी करना चाहते हैं, हम लोग भी कई जगह और बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ेशन लोग जो हैं अपना वो बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं। ये सारे को स्वतंत्रता प्राप्त है और ये मानवाधिकार भी है कि हम अपनी बात कहीं भी बैठ कर के लोगों के साथ रख सकते हैं
उससे केवल ये ध्यान रखना है कि कानूनी चीज़ों का उल्लंघन ना हो और किसी को परेशानी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है शांतिपूर्ण सभा जो कहता है, तो शांतिपूर्ण सभा इन द सेंस कि वो जैसा मैंने कहा असेंबली आप कर सकते हैं और समूह बनाने का अधिकार है, एसोसिएशन बनाने का, जिसे वी आर आल्सो क्रिएटिंग विथ एसोसिएशन जैसे कि हम लोग एक फोरम है आईएचआरसीसी और ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो आप क्रिएट कर के आप अपनी बात तो जन-जन तक पहुँचा सकते हैं, लोगों को कर सकते हैं, कहीं कोई इश्यू नहीं है। और ये सारी स्वतंत्रता आपको प्राप्त है, इसमें कहीं भी किसी का भेदभाव किसी से के साथ नहीं किया जा सकता है। किसी को भी किसी संस्था या सदस्य बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसे मैं किसी का और का नहीं बल्कि खुद का उदाहरण लेता हूँ कि मैं किसी को भी ज़बरदस्ती अपना सदस्य नहीं बना सकता जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी और ना ही कोई अन्य सदस्य जो है आपको जो है कोई और व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइज़ेशन या किसी भी प्रकार के सिस्टम का सदस्य बनने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो सामाजिक कार्य करने के लिए या कोई अन्य कार्य करने के लिए आपकी पर्सनल ओपिनियन होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति। इसके अलावा जो हमारा आर्टिकल अगला 21 है, 21 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के ज़रिए हिस्सा लेने का अधिकार है। सपोज़ आपके हमारे क्षेत्र में जो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो है विधायक होते हैं या अन्य लोग होते हैं, तो उनके माध्यम से आप जैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की चीज़ों में हिस्सा शासन में इन द सेंस कि होता है ना कि एक विधायक है, एमपी हैं, ऐसे तमाम एक एमपी के अंतर्गत बहुत सारे जो हैं विधायक और ये सारे बहुत सारे लोग हैं जिसको मिला कर के एक सरकार बनती है, तो उस सबके सरकार बनाने में आप अपना हिस्सा ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को इसी में कहता है कि आर्टिकल 21 में 21 में ही कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकारी नौकरियों में प्राप्त करने का समान अधिकार है। कोई भी चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, किसी भी राज्य से हों, उनको सभी को सरकारी नौकरी पाने का पूर्ण अधिकार है। इससे वंचित ये कह कर केवल कि आप बिहार के हैं, आप यूपी के, बंगाल के हैं या किसी अन्य देश सॉरी किसी अन्य राज्य के हैं, तो आपको ये नौकरी पाने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, वो गलत है। सरकार की सत्ता का आधार जनता की इच्छा होगी, ये बात सही है। हम लोग अपने प्रतिनिधि खुद चुनते हैं और वो हम लोग अब ये चुन लेते हैं, लेकिन बाद में अगर वो सारी चीज़ें जो है, इच्छा का प्रकटन समय-समय पर और असली चुनाव का के द्वारा होता है। हम लोग अपने प्रतिनिधि चुनाव के द्वारा और खुद अपना प्रतिनिधि चुनते हैं चाहे परिस्थिति, परिणाम जो भी हो, लेकिन चुनते हैं हम सभी। हम अपना सरकार जो है अपने लोगों के लिए अपना प्रतिनिधि चुन करके हम लोग खुद भेजते हैं, उनको वोट देते हैं, तभी वो सरकार बना पाते हैं। तो ये जनता की इच्छा पर निर्भर करती है। फिर जो है अनुच्छेद 22 में कहता है कि समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। सामाजिक यानी सोशल सिक्योरिटी। सामाजिक सुरक्षा का सभी को पूर्णतः अधिकार है उसको मिलना चाहिए। और इसी में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्र विचार, विकास और गौरव के लिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा प्रत्येक राज्य के संगठन और साधनों के अनुकूल हो, अनियमित उसी में कहता है कि इसके अलावा आपको सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक चीज़ों की भी आज़ादी मिलेगी। इसमें कहीं कोई आपका रोक-टोक नहीं करेगा। आपकी सामाजिक सुरक्षा क्या है? मैं थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा कि सामाजिक सुरक्षा आखिर है क्या? आप एक समाज में हैं तो आपको अपनी बात रखने की संपूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपको अपने जैसे किसी भी तरह के जो है पूजा-पाठ, धार्मिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य करने में या कोई अन्य चीज़ करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये सारी चीज़ें मिला कर के सामाजिक सुरक्षा आप आर्थिक जैसे कि हम मज़दूरी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं कोई भी व्यक्ति, तो उसको ये नहीं कह सकते कि तुम ये क्यों कर रहे हो? एक समाज है जहाँ पर कुछ लोग हैं जो मिल कर के रहते हैं और लोगों को मिला करके ही समाज का निर्माण होता है। तो अपनी इन चीज़ों को समझेंगे और भली बात है लोगों के बीच में इसको जानना भी ज़रूरी है कि सामाजिक सुरक्षा इन द सेंस कि आपके कोई भी समाज में हम भी हैं, आप भी हैं, सब मिला कर के समाज बनता है। तो सभी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, सभी को प्रॉपर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और इसमें किसी के साथ हर कोई है। कोई मुस्लिम धर्म से हैं, वो अपना धर्म का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म के हैं, वो अपने धर्म का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, जो क्रिश्चियन हैं, वो अपने धर्म का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। ईसाई हैं, जो अपने धर्म का जो भी हैं, सिख लोग हैं, जो अपने धर्म का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही प्राप्त है। वो तभी संभव है वो तभी कर पा रहे हैं, जब ऐसी आज़ादी उनको प्राप्त है, अन्यथा कोई भी नहीं कर सकता। हम आर्टिकल 23 की ओर बढ़ेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को काम करने और इच्छानुसार रोज़गार पाने का
हमें मन है डॉक्टर बनने का, मेरे को ज़बरदस्ती इंजीनियर नहीं बना सकता है, मेरे को मन है ज़बरदस्ती कोई ये नहीं कर सकता है, मेरी इच्छा है हम टीचर बने, मेरा इच्छा है यूट्यूब पर आपको अपनी बात को रख रहे हैं, तो कोई मना नहीं कर सकता है। या कोई भी चीज़ वो जो भी चाहे वो अपनी इच्छानुसार अपना चुनाव कर सकते हैं रोज़गार का, जिसको जो बनना चाहे वो बन सकता है और काम की उचित और सुविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करें, वो अपनी इच्छानुसार कोई भी व्यक्ति अपना जॉब कर सकता है, नौकरी कर सकता है। तथा एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि बेकारी और बेगारी से संरक्षण, किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, तो सरकार की ये ज़िम्मेवारी है कि उसको जीवन यापन करने के लिए उसको नौकरी दे या कोई भी व्यवस्था करे। इसी में कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के समान मज़दूरी मिलनी चाहिए। राइट टू लेबर, है ना? मज़दूर का अधिकार जो यहाँ पर आता है सामने कि मज़दूर को जितना मज़दूरी करे उसकी प्रॉपर उसकी मज़दूरी मिलनी चाहिए। कहा भी गया ना कि मज़दूरों को पसीना सूखने से पहले मज़दूरी मिल जानी चाहिए। तो मज़दूरों को उनका अपना हक पाने का अधिकार है, समान ऐसा नहीं है कि समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन उनको मिलना चाहिए प्रॉपर वे में, ये उनका अधिकार है। महिलाएँ, पुरुषों में भेदभाव भी नहीं होनी चाहिए कि ये महिला है तो इसको कम पैसा दिया जाएगा, पुरुष है तो कम ज़्यादा दिया जाएगा, इस प्रकार के भेदभाव नहीं किए जा सकते। ये मज़दूरों को अपनी मज़दूरी का समान काम के लिए समान वेतन पाने का पूर्ण अधिकार है और सारे मज़दूरों को अपना एक यूनियन बनाने का पूर्ण अधिकार है। वो अपना एक यूनियन बना सकते हैं, उस यूनियन के माध्यम से यूनियन इन द सेंस जैसे आप जितने भी मज़दूर वर्ग के लोग जो हमारी बातें सुन रहे हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो वो हमारे साथ मिलकर के अपने अधिकारों की माँग कर सकते हैं। उसी प्रकार से वो अपना एक समूह बना सकते हैं जिससे कि उनकी आवाज़, उनका जो है एक कोई एक लीडर हो जो उनका बात रख सके जैसे आप हमारे माध्यम से अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं लोगों के बीच में, तो ऐसे ही सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमजीवी संघ जैसा मैंने बताया ट्रेड यूनियन बनाने का ये सारा अधिकार उनके पास आता है। और आर्टिकल 24 की ओर बढ़ते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम, रेस्ट, अवकाश, छुट्टी जो होता है वो पाने का अधिकार है। विश्राम जैसे है ना कि हम किसी को मजदूर पे लाए अपने घर में काम करवाने के लिए तो कंटिन्यू उससे काम नहीं करवा सकते। जैसे मैंने बोला तेरे को 12 घंटा काम करना है, तो मेरे यहाँ कंटिन्यू 12 घंटा काम कर, ऐसा नहीं कर सकते। 12 घंटे के बीच में उसको 1 घंटे का, आधे घंटे का जो भी बन पाए मिनिमम उसको रेस्ट, विश्राम करना चाहिए, करने देने का उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। और छुट्टी, जैसे हम लोग संडे को छुट्टी मनाते हैं, तो वैसे ही इसी अधिकार के तहत ही संडे वगैरह जो भी छुट्टियाँ मिलती है या अन्य पर्व त्योहारों में छुट्टी मिलती है, ये सब वो उसी अधिकार का श्रेणी में आता है। तो मज़दूरों को भी छुट्टी और विश्राम करने का, साथ ही जो उनके जो महिलाएँ हैं, वो बहुत सारा जो लेबर लॉ की चीज़ें हैं, जो मैं आपको अलग से बताऊँगा कि मज़दूरों को क्या अधिकार रहता है, तो मैं अलग से वो वीडियो बनाऊँगा आप सभी के लिए। जैसे अगर कोई बच्चा है कोई महिलाएँ जो काम करने गई, उनके साथ जो ब्रेस्ट फीडिंग दूध पीने वाला जो बच्चा होता है, छोटा-छोटा नवजात शिशु होते हैं, उनको जहाँ वो काम कर रही हैं, उनको पीने के लिए मतलब बच्चे को पीने के लिए दूध बिस्किट वगैरह का जो है उपलब्ध कराएगा जहाँ पे वो काम कर रही है महिला। पानी पीने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल आप ये समझिए कि मज़दूरों को पर जो है उनको रेस्ट काम के प्रति बीच में रेस्ट और छुट्टी पाने का अधिकार है और ये सारी चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। आर्टिकल 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है माफ़ कीजिएगा, ऐसा जीवन स्तर होना चाहिए प्रत्येक लोगों को जिससे कि कम से कम उसका रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य की देखभाल हो सके। कम से कम मज़दूरी होनी चाहिए, कम से कम इतना उनको मिलना चाहिए कि उनके अपने परिवार का भरण-पोषण आराम से हो सके। ये अधिकार है, ये उनको मिलना चाहिए और अगर ये नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, उनको मिलना चाहिए। आगे वो अपना प्रयास वो आगे जारी रखें, उनको मिलेगा। या कोई दिक्कत है तो फिर हम जैसे लोगों की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसी चीज़ें, वैसा जीवन स्तर होना चाहिए जो उनको कम से कम कुछ मिले या ज़्यादा ना मिले, कम से वो ज़्यादा 10 मंजिले का बिल्डिंग में रहे या ना रहे, लेकिन कम से कम इतना मिले जिससे कि उसका घर चल सके, उसका भरण-पोषण हो सके, शिक्षा उसको प्राप्त हो सके और साथ ही स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान और साथ में स्वास्थ्य उनको बेहतर मिल सके, कम से कम इतनी मज़दूरी उनको मिलनी चाहिए। इसके अलावा जैसे कोई बूढ़े हो गए, कोई वैधव्य प्राप्त कर गए, कोई महिला विडो हो गई यानी विधवा हो गई है या कोई असमर्थ है किसी भी वजह से जो बेकार है या बीमारी की वजह से असमर्थ हो गए, तो उनको जब रोज़गार जिस वक़्त ना रहे, उस वक़्त उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। उनका प्रॉपर जो है उस परिस्थिति में आने पर जैसे कोई महिला जिसका कमाने का जो एक सहारा था पति वो डेथ कर जाता है, तो उस महिला की समुचित रोज़गार या जीवन जीने की व्यवस्था सरकार को करने का ये प्रावधान है। इसी के लिए जो है
विधवा पेंशन वगैरह एक छोटा-सा उदाहरण है, जो बुढ़ापे में आ जाते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, उन लोगों की सुरक्षा पाने के लिए, जिससे वो वृद्धा पेंशन एक योजना है सरकार की जो काफ़ी सराहनीय है, जैसे विधवा पेंशन भी सराहनीय योजना है। ये सब योजनाओं का उद्देश्य वही है कि जब वो कमाने लायक नहीं है, तो ऐसा नहीं कि हम उनको छोड़ दें। उनका समुचित उपाय हम लोग करें, उनका समुचित देखभाल हम लोग करें, ये सारी चीज़ें उन्हीं के जो है उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। चाहे जिसकी रोज़गार छिन गई हो, चाहे कोई भी बीमारी की वजह से, तो उसको पुनः या ऐसा सरकार व्यवस्था करे, या जिस भी जिले में इस प्रकार की घटना है, तो उस जिले की जिलाधिकारी का यह दायित्व बनता है कि कोई भी व्यक्ति बेरोज़गार ना रहे और कोई भी जो है उस परिस्थिति में जब वो ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो भूखा ना रहे। इस प्रकार की सभी चीज़ें पाने का उसको अधिकार है। 26 नंबर का जो अनुच्छेद है वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। सारे व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री में दी जाएगी, जिससे जो प्राइमरी एजुकेशन की शिक्षा है वो बिल्कुल फ्री दी जाती है। और साथ ही शिक्षा का उद्देश्य जो है मानवाधिकार और मूल कर्तव्यों का, मूल अधिकारों का सम्मान के प्रति सम्मान देना। ऐसा नहीं कि हम पढ़ लिख लिए, आप में से कितने लोग जो है अपने ह्यूमन राइट्स को जानते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स को जानते हैं। तो शिक्षा वैसी होनी चाहिए जिससे कि कम से कम आपको मानवाधिकार के बारे में जानकारी हो और आप इसका सम्मान करें। बहुत पढ़े-लिखे हैं आप मानवाधिकार का सम्मान नहीं कर रहे हैं। बहुत पढ़े-लिखे हैं आप, बहुत बड़े अफ़सर बन चुके हैं आप, लेकिन आप मानवाधिकार का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप मा जो है मूल अधिकारों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो आप पढ़े-लिखे नहीं हैं। आप ऐसा जानिए कि आपका वो सारा पढ़ाई खत्म हो गया। जब आप ह्यूमन राइट्स और जो फंडामेंटल राइट्स के जो है अगर आप सम्मान नहीं करते, तो आप पढ़े-लिखे की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये साफ तौर पर जो है आपका कहता है कि इनका सम्मान करें तभी आप पढ़े-लिखे, और आपका उद्देश्य जो शिक्षा की उद्देश्य की पूर्ति तभी होती है जब आप मानवाधिकार का सम्मान करें और जो है आपका मौलिक अधिकारों का सम्मान करें और दूसरे को दिलाने में भी इसका प्रयास करें। अगर नहीं करते हैं, तो फिर पढ़ा-लिखा होने से कोई मतलब नहीं। माता-पिता को सबसे पहले इस बात का अधिकार है कि वे चुनाव कर सकें कि वे किसी किस्म का शिक्षा अपने बच्चों को दी जाएगी। ये सारी बातें यानी कि हर व्यक्ति का अपने पेरेंट्स का भी अधिकार है कि वो अपने बच्चों को कैसे शिक्षा प्राप्त करें। जैसे है ना कि मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा या मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा या कैसे पढ़ेगा, ये माता-पिता अपना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट हैं उस चीज़ को करने के लिए। इसके बाद हम लोग 27 की ओर बढ़ेंगे। 27 नंबर का जो आर्टिकल कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने का, है ना? वो जो कल्चरल राइट्स होता है कि खेल-कूद करना, गाना-बजाना करना, कला का आनंद लेना, जिससे वैज्ञानिक उन्नति और अनेक चीज़ों की सुविधाओं में भाग लेने का उनको पूर्ण अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी ऐसे वैज्ञानिक, साहित्यिक व कलात्मक कृति के ने उत्पन्न नैतिक और आर्थिक हितों की रक्षा का अधिकार है ना? कि आप जिसका रचयिता भी आप खुद हैं, जैसे कि कोई चीज़ आप बनाए, आपने किताब लिखा, आपने कोई नाटक लिखा, आपने कोई चीज़ लिखा, ये सारे कुछ बना कर के पब्लिश करने का आपको पूर्ण अधिकार है। जो आप जैसे एक सपोर्ट छोटा-सा मैं ये करना चाहता हूँ कि आपने कोई यूट्यूब पे बनाया ऐसा वीडियो जो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए है, तो वो आपका है, आपकी वो संपत्ति है, उसकी कॉपी भी नहीं कर सकता है और जो है आप वो बना कर के जो है वो सही हो, समाज के हित के लिए हो, तो वो आप काम कर सकते हैं। है ना? ऐसा कोई चीज़ ना हो जो गलत लगे। सांस्कृतिक कार्य करने का मतलब ये नहीं है कि हम सड़क जाम कर दिया, वहाँ पे नाच करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। है ना? आपको जो है हर चीज़ करने का अधिकार है, लेकिन एक तरीके से। इसके अलावा जो 27 नंबर का जो आर्टिकल है मैंने बताया आपको, 28वां जो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का हक है, जिसमें घोषणा में लिखित अधिकारों को, स्वतंत्रताओं को पूर्णतः प्राप्त किया जा सके। यानी जो यूडीएचआर जो मैंने 30 आर्टिकल्स की बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें लिखी गई हर बात आपको पाने का अधिकार है। फिर 29 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का उसी के समाज के प्रति यह कर्तव्य बनता है कि जिसमें रह कर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव हो। अपने अधिकार और स्वतंत्रताओं का उपयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति केवल ऐसे ही सीमाओं द्वारा बद्ध होगा जो कानून द्वारा विनिश्चित की जाएगी और जिनका एकमात्र उद्देश्य दूसरों के अधिकार और स्वतंत्रता के लिए आदर और समुचित स्वीकृति की प्राप्ति होगा तथा जिसकी आवश्यकता एवं जो है एक प्रजातांत्रिक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और सामान्य कल्याण की उचित आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा। यानी कि मैं वही चीज़ें मिलती-जुलती है कि जब भी आप ऐसे प्रयास करें जिसमें कि मानवाधिकार जिसको नहीं मिल रहा है उसको दिलाने का प्रयास करें, उनके नैतिकताओं का सम्मान करें, उनके विचारों का सम्मान करें और एक पढ़े-लिखे आप तभी कहलाएँगे
जब आप लोगों का सम्मान करते हैं, आप मानवाधिकार का सम्मान करते हैं, तो आपकी जो है जीवन पूर्ति कहलाएगी इन सभी चीज़ों में। 30 आर्टिकल जो अपना कहता है कि इस घोषणा में जो एक-एक बात उल्लिखित है, जो कंप्लीटली कानून के द्वारा बद्ध है और आपका मानवाधिकार का हनन कोई भी नहीं कर सकता। नो वन कैन टेक अवे योर ह्यूमन राइट्स। प्रकार से विनाश नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रकार से खत्म नहीं किया जा सकता। ये पूर्णतः आपको पाने का अधिकार है। तो मैंने पूरा प्रयास किया है आपको चीज़ों को बताने का, आपको समझाने का। तो हमने इस वीडियो में थोड़ी तेज़ी बरती है और आज मैंने 30 आर्टिकल्स को पूर्ण किया और ये जो सेशन रहा काफ़ी आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो आप सभी से नम्र निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि जितना हो सके अधिक से अधिक इस चीज़ों का शेयर करें और अपने लोगों को बताएँ, इसके बारे में बताएँ। और उन सभी के लिए बेहद ज़रूरी है जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर वर्क करना चाहते हैं, जो मानवाधिकार संरक्षण के तौर पे वर्क करना चाहते हैं, उन सभी के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो मैंने 3 पार्ट में बनाया है जिसका सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। आप जाएँ और एक-एक करके इसको देखें, इसके पार्ट को देखें और आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए हमारे वीडियो में बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी से मिलते हैं एक नए कड़ी में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।